नमस्कार साथियों। हम लोग पॉलिटी की सीरीज पर पिछली बार हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे थे वो संसद पर आधारित क्वेश्चंस देखे थे। पार्लियामेंट पर संसद की कार्यवाही क्या होती है उस पर को हमने थोड़ा बहुत जाना था, समझा था, और उस पर आधारित हमने जो हमारे आयोग में सवाल पूछे गए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो उसी पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद शेष जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर नज़दीक है और प्री के हिसाब से हमको पहले कोर्स भी देखना है, साथ में सवाल भी कंप्लीट करने हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है हमको। तो आज मैं आप लोगों के बीच में ये पॉलिटी का संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो टॉपिक है, वो लेकर आया हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है? ये भी 1 से 2 सवाल प्रतिवर्ष आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल। इसमें हमको क्या पढ़ना है, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, फिर सवालों को डिस्कशन बाद में करेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए मेरी मैं जब नोट्स बना रहा था तो डेट लिख लेता था। तो मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए 6/2/16 को मैं पढ़ रहा था ये खुद। तब भी मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता था, बस पढ़ते पढ़ते फिर चीज़ों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे ही आपका भी हो जाएगा, बस चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। तो संविधान संशोधन भाग 20 में दिया हुआ है। पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि भाग 20 में किसकी चर्चा की गई है। तो संविधान संशोधन की चर्चा की गई। ठीक है। तो हम इसमें समझेंगे संशोधन का आशय क्या होता है, प्रावधान इसमें क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कुछ मुद्दे समझेंगे, मूल संरचना क्या है, और विषय वस्तु का वर्गीकरण, और कोई अगर समीक्षा बना हो या आलोचना इसकी क्या है। ठीक है। तो इन 2-3 पोर्शन को शायद अभी हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मेंस से संबंधित ज्यादा है। हम प्री को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हम प्री के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं संशोधन का मतलब होता क्या है। ठीक है। तो संशोधन का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है किसी चीज में कोई चीज लिखी हो, उसका कोई उपबंध हो, कोई रूल हो, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना या उसको हटाना। तो यहाँ लिखा हुआ है संविधान के किसी भी उपबंध को, मतलब किसी भी भाग को, किसी उपबंध को बढ़ाने, संविधान की भाषा इसकी परिवर्धन है, बदलने परिवर्तन, और हटाने मतलब निरसन। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा शब्द याद रख लीजिएगा, परिवर्धन, परिवर्तन और आपका निरसन। ये आपसे मतलब पेपर में सीधा सीधा लिखा आ सकता है और आप थोड़ा सा इसमें आपको अंतर आ जाएगा। और आपको मालूम है जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो वहां पर भी शब्द इस्तेमाल करिएगा, ये स्टैंडर्ड वर्ड वर्ड है। ठीक है ना, बढ़ाने बदलने, अगर इसी जगह आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको निश्चित मार्क्स थोड़ा ना वो बढ़कर मिलेंगे, एक या एक और 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने चर्चा की वो ये की कि परिवर्धन मतलब होता है एडिशन, कोई चीज जोड़ना। परिवर्तन मतलब होता है वेरिएशन, कोई चीज को मतलब हमारा बदलाव करना। और निरसन मतलब होता है रिपील, किसी चीज को खत्म करना। ठीक है। कोई चीज पहले से लिखी हुई है उसको रिपील करना, मतलब उसको समाप्त किया जा रहा है। संविधान बनाना, संशोधन का मतलब अर्थ क्या होता है, इस चीज को भी जरा शब्द समझ लीजिएगा। संशोधन का अर्थ ये नहीं होता है कि संविधान जो है संशोधन का कि नया संविधान बनाया जा रहा है, बल्कि इसका मतलब होता है जो संविधान है उसी में कुछ मूलभूत ढांचे के अनुसार उसमें परिवर्तन करना। मौसम के मतलब जो वातावरण चल रहा है या जिस चीज की डिमांड है आज के टाइम में, उसके अनुसार उसमें बदलना। ठीक है ना। ऐसा ही केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा गया था। आज भी थोड़ा बहुत चर्चा होगी केशवानंद भारती के मामले पे। ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले अनुच्छेद नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 368। ठीक है। इससे 5 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं 368 में। भाग 20 और 368 ये दोनों याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो 368 एक क्या कहता है, जो संसद को संशोधन की शक्ति देता है। ठीक है। देखिए मैं पहले जब लिखता था तो खुद गलत लिखता था, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, समय के साथ आपके अंदर ही परिपक्वता आ जाएगी। तो संसद संविधान के किसी भी उपबंध को बढ़ाने, बदलने और हटाने की संविधायी शक्ति रखती है। तो संसद को संशोधन करने की शक्ति कहाँ से मिलती है, 368 से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 368 2 में क्या है, ये प्रक्रिया को बताता है।
ठीक है। 3 में क्या है, संसद जो है मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति का प्रावधान किया गया है, मतलब मूल अधिकार हमारे जो हैं उनको भी चेंज किया जा सकता है 13 से 35 जो हमारे मूल अधिकार है। और फिर इसमें कई बातें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन कर सकती है और किस मामले में नहीं कहा। तो गोलकनाथ मामले में कहा संशोधन नहीं कर सकती है, ये याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है सीधा। और केशवानंद में उसने संशोधन करने की अनुमति जो है वो दी थी केशवानंद मामले में। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स का मामला आता है, उसमें भी उसने वही बात दोहराई जो केशवानंद भारती के मामले में थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या बात लिखी हुई है। इसी प्रकार से 364 की बात है। इसमें कहा गया कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द जोड़ा गया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि न्यायालय इस पर विवेचना नहीं कर सकती है कि संसद ने क्या संशोधन प्रस्तावित किया है या क्या संशोधन किया है, लेकिन इसका उद्देश्य संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर निकालना था। कुल मिलाकर जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। संसद की शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी इस मामले में, क्योंकि 1976 का जो ये मामला है, ये देखिए इस समय इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी और आपातकाल का समय चल रहा था। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है, तो उन्होंने फिर 42वां संविधान संशोधन नियम लाया। और उसके बाद देखिए 1973 के केशवानंद भारती के मामले में दिए गए निर्णय को परिणाम को रोकने के लिए यह संशोधन किया गया। 1973 में कह दिया था ना कि जो संसद है वो मूल अधिकार, जो मूल ढांचा है संविधान का, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो उसी के लिए कि मतलब हमारी जो शक्ति है कार्यपालिका की, वो क्यों न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप कर रही है, इस बात को समाप्त करने के लिए यह संशोधन लाया गया था। आगे ये 365 दिया हुआ है, इसमें बोला गया था कि संशोधन करने की संसद की संवैधानिक शक्ति पर कोई बंधन नहीं है, अर्थात संसद की संशोधन करने की जो शक्ति है वो असीम है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है बाय मिस्टेक। चलिए इसको देखते हैं। अभी थोड़ा सा स्लाइड मिसमैच हो गई थी, अब करेक्ट कर लिया है। तो हम लोग समझ रहे थे 368 में इसमें बोला गया कि संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है उस पर कोई बंधन नहीं है, मतलब असीम शक्ति है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू में ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा कि ऐसा नहीं, आप बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं ये वाली बात, और ये मूल ढांचे के विरुद्ध है। मूल ढांचे की बात केशवानंद भारती में आ चुकी थी 1973। अब हम लोग चल रहे हैं 1976 में, क्योंकि इस समय 42वां संशोधन आया है। ठीक है। तो फिर केशवानंद भारती के इस मामले को ध्यान में रखते हुए फिर 1980 में फिर ये मामला उठाया गया, और मिनर्वा मिल्स का भी एक बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट है, और उसमें हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि नहीं, जो केशवानंद भारती वाले मामले में कहा गया था वही सच है। आप मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये जो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है, इसमें संसद की एक शक्ति सीमित होगी, तो ये भी मूल ढांचे का भाग होगी। तो इस प्रकार जब ये बात कह दी गई, तो जो 364, 68(4) और 368(5), ये जो दो पार्ट जोड़े गए थे, 368(4) और 368(5), ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, इनको हटा दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद ये तो आप समझ गए, तो आपको पता होना चाहिए केशवानंद, जिसमें मूल ढांचे की बात हुई। इसके बाद मिनर्वा मिल्स 1980, ठीक है, 1980 इसकी बात हुई। केशवानंद बारे में 1973 की बात हुई। और इसके जस्ट पहले गोरखनाथ वाले मामले में कहा था कि नहीं, संविधान संशोधन जो है वो नहीं कर सकती। इस प्रकार की चीजें ये चल रही थी उस समय। ये 1976 का इम्पोर्टेंट जो आपातकाल वाला समय और इंदिरा गांधी के वर्चस्व वाला समय चल रहा था, हमारी जो आयरन लेडी कहा जाता है उनको। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, संशोधन किस प्रकार से लाया जाता है। तो भारत में संशोधन करने के 3 प्रक्रिया है। ठीक है। एक, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, तो वो
जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है उसको हम संशोधन नहीं मानते हैं 368 के भारत में। ठीक है, ये नहीं संशोधन है। एक होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन 368 के अंतर्गत, विशेष बहुमत और जिसमें राज्य का भी अनुमोदन चाहिए वो 368 के द्वारा। इसके साथ ही संविधान के कुछ उपबंधों को बिना संशोधन किए भी अप्रभावी किया जा सकता है। जैसे 352 के आपात के तहत 19 जो अनुच्छेद है उसके जो दिए गए कानून है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जब आपातकाल समझेंगे ना तो वहां पर इसको विस्तार से एक बार फिर समझेंगे। ठीक है, तो साधारण बहुमत से अगर संशोधन किया जा रहा है तो वो संशोधन की दृष्टि में नहीं आता। ठीक है ना, साधारण बहुमत द्वारा भी कई चीजें बदली जाती है। तो वास्तव में संशोधन का मतलब क्या हुआ, संशोधन या तो विशेष बहुमत से होगा और प्लस विशेष बहुमत या और राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए। ठीक है ना, अभी जैसे जीएसटी के मामले में राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए था। तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से संशोधन होते हैं, हम थोड़ा सा इसको भी समझ लें। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है। देखिए बहुमत के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, ये यहीं समझ लेते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है, पहले दो क्वेश्चन आपको अपने आप से करने चाहिए। बहुमत का मतलब कितना कितना होता है और किसका होता है। तो बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक। ठीक है, कौन, उपस्थित लोग और मतदान करने वाले सदस्य। ठीक है ना, अगर 50 सीटें हैं तो 26 लोग अगर उपस्थित हैं तो मतदान जो है ना, अगर मान लीजिए 30 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, और 50 सीटें हैं तो कम से कम 26 वोट तो पक्ष में पड़ने चाहिए। और 30 जो हैं इसके भी जो है मतलब इसके 26 लोग होने चाहिए। और इसका आधा कितना होता है, 15, मतलब 16 लोग भी इसके पक्ष में होने चाहिए। तो यहाँ पर तो अपने आप ही कंडीशन पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ 26 ही चाहिए और यहाँ 16, जब 26 लोग वोट दे देंगे तो 16 इसके अंतर्गत ही शामिल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका साधारण बहुमत। आगे देखते हैं निरपेक्ष बहुमत, कितना, आधे से अधिक, किसका, कुल संख्या का। निरपेक्ष बहुमत का मतलब होता है अगर जितने आपकी सीटें हैं उसका आधे से +1 हो जाए तो उसका वोट हो गया टोटल। और कितनी उसकी संख्या है ये भी उसका उससे भी अधिक होना चाहिए, मतलब उससे आधे से अधिक। इसको इसी तरीके से बस आप समझ लीजिए कि मान लीजिए, इसको इस तरीके से समझिए 200 सीटें हैं। ठीक है, तो बहुमत के लिए चाहिए 101। ठीक है, लेकिन उपस्थित कितने हैं आज, 140। ठीक है, तो इसमें 71 हुआ बहुमत। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 101 सीटों के बराबर इस मतलब इसके समर्थन में होनी चाहिए। साथ में जितने वोट डाल रहे हैं वो भी 71 से कम नहीं होने चाहिए जो इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 101 लोगों ने अगर वोट डाला है तो ये इसके अंतर्गत ही शामिल हो जाता है। दोनों बातें इसलिए अलग अलग करना जरूरी है कि केवल उपस्थित होने वाले जो लोग हैं वो केवल बहुमत में आकर वोट नहीं डाल सकते। मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों का होना आवश्यक है, विपक्ष को भी इसमें महत्व दिया गया है। नहीं तो जो बहुमत में सरकार आएगी उसको फिर विपक्ष की जरूरत ही नहीं होगी, पूरा पूरा वोट अपना सब डालती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। आगे चलते, प्रभावी बहुमत का क्या मतलब होता है, कितना और किसका। तो आधे से अधिक उपस्थित संख्या का। ठीक है, तो उपस्थित संख्या है, मान लीजिए अगर प्रभावी बहुमत चाहिए, मान लीजिए 50 ही आज उपस्थित है तो इसको केवल 26 का वोट चाहिए। इसमें सदस्य संख्या का 100 है तो 51 से इसका कोई लेना देना नहीं, इसको सदस्यता से लेना देना नहीं, मतलब आज कितने उपस्थित हैं उसमें से बहुमत लोगों ने आपको मतलब पक्ष में वोट किया है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे होता है, इसमें तो कोई कुछ नहीं पूछता है आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है विशेष बहुमत, ये आपको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। तो विशेष बहुमत थोड़ा सा समझ लेते हैं। विशेष बहुमत का मतलब होता है कितना, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। किसका, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले। ठीक है, तो कितने लोग, जितने लोग उपस्थित होंगे उसके 2/3 लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया हो, साथ में मतदान कितने लोग कर रहे हैं उसका भी 2/3 वोट इसको पड़ना चाहिए, ये होना चाहिए। तो विशेष बहुमत का जो प्रावधान है कुछ संविधान संशोधन में आप नोट कर लीजिएगा, 249, 312, 368,
और 61। आ, ये 368 क्यों है? क्योंकि ये हम खुद पढ़ रहे हैं। संशोधन करने की प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो आप मोटे तौर पर समझ लीजिए, ऐसा कोई भी आ, प्रावधान किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकारों पर भी कोई समस्या आएगी, ठीक है, और संविधान में किसी बहुत बड़ी चीजों का बदलाव हो रहा है, तो उसमें या शक्तियों के बंटवारे में कोई समस्या आ रही है, तो उसको सब सारे जो संशोधन होंगे वो विशेष बहुमत के आधार पर ही किए जाएंगे, ठीक है। ये मोटा मोटा आप याद रख लीजिएगा, अभी आगे देख रहे हैं इसको। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत से आशय सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, तो मान लीजिए सदस्य संख्या 100 है तो 51, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए 80 उपस्थित है तो इसका अगर 90 उपस्थित है तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 60 लोग। मतलब 60 लोग इसके पक्ष में होना चाहिए और साथ में 51 तो कम से कम होना ही चाहिए। मतलब सारी कंडीशन अलग अलग फॉलो होनी चाहिए। मतलब 51 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया हो, और आज अगर 90 लोग उपस्थित हैं तो 60 लोगों ने भी इसके पक्ष में वोट किया हो। ये सदस्य संख्या का बहुमत अलग हो और उपस्थित का बहुमत अलग हो, ठीक है। और मतदान करने वाले मान लीजिए 60 लोग हैं, ठीक है, 2/3 इसका मान लीजिए, तो ये आपके 40 लोग, तो 40 ये अलग कंप्लीट होना चाहिए मतदान करने वाले, और तीनों कंडीशन जो है अलग अलग फुलफिल होनी चाहिए, तब उसको विशेष बहुमत माना जाएगा। तो विशेष बहुमत से कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं? मूल अधिकारों का संशोधन, ठीक है ना, क्योंकि मूल अधिकार हमको दिए गए हैं, आम नागरिक को दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का संशोधन, राज्य सरकार अगर कोई परिवर्तन करना चाहती है, सॉरी केंद्र सरकार या सरकारों में कोई परिवर्तन होने वाला है या कोई विशेष बदलाव करने वाले हैं तो उसको भी संशोधन द्वारा लाया जाएगा। मैंने आपको बताया था 48A लाया गया जैसे, ठीक है, और आपका 45 का जोड़ा गया था शब्द कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान भी सरकार को देखना है। इन्हीं सभी उपबंधों का संशोधन द्वारा साधारण बहुमत के तरीके और विशेष बहुमत व राज्यों के अनुसमर्थन के तरीके से नहीं किए जाते, ठीक है, या वो सारे मामले जो किसी और बहुमत के आधार पर उनका निर्णय नहीं होता है तो उसको संशोधन विशेष बहुमत द्वारा वो भी आएंगे, ठीक है। तो तीन प्रकार की चीजें हो गई यहाँ पे। एक तो ऐसे नियम जो संशोध मतलब आप मोटा मोटा अपने दिमाग में ये रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, मतलब जो मूल अधिकारों की बात करते हैं, शक्ति पृथक्करण की बात करते हैं, या राज्यों की शक्तियों को कम करने की बात करते हैं, तो ऐसे जितने भी संशोधन है ना वो सब विशेष बहुमत द्वारा होंगे, ठीक है। साथ में विशेष बहुमत के अलावा अगर मान लीजिए संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी ने राज्य सरकारों का जो वैट है उसको समाप्त किया था, तो इसमें जो केंद्र सरकार है उसको तो बिल लाना ही होगा, वहां तो अलग संसद में पास होगा, ठीक है। साथ में राज्य सरकार की विधान जो सभा है और विधानमंडल है वहां भी पास होना चाहिए अलग अलग, ठीक है ना, और आधे से अधिक राज्यों में पास होना चाहिए, ठीक है। तभी जीएसटी बहुत दिनों से नहीं आ रहा था। जब राज्यों ने आधे से अधिक राज्यों ने जब इसका समर्थन दे दिया तब जीएसटी आया, ठीक है। तो जैसे आधे, जैसे इसमें कुछ मैंने नियम लिख, इसमें कुछ चीजें मैंने उदाहरण दिए हैं। विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये जो है ना यहाँ साधारण बहुमत से पास होगा राज्य विधानसभा में। तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये वैसे आपको मैं एक तरीका बताता हूँ मैंने किस तरीके से इसको याद किया था। इसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जहां भी राज्य सरकार अपना वोट डाल सकती है, केंद्र सरकार में जहां जहां उसकी शक्ति दी गई है, अगर उसमें कोई बदलाव किया जा रहा है तो उसको विशेष बहुमत प्लस राज्य सरकारों के अनुमोदन अनुमोदन की आवश्यकता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए विधानसभा के चुने हुए लोग आते हैं, ठीक है ना, 54-55 में, तो वहां पर अगर कोई बदलाव किया जाएगा तो संशोधन उसको समझा जाएगा विशेष बहुमत प्लस राज्यों का बहुमत। केंद्र व राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, जैसे राज्य सरकार कोई नियम बना रही है, केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया, केंद्र सरकार राज्यों पर अपने नियम थोप दे और राज्य सरकार के अपने खुद उस पर नियम बने, तो इस प्रकार की शक्ति
का जो अगर केंद्र सरकार थोपती है और किसी प्रकार का बदलाव करती है, क्योंकि केंद्र और राज्यों को अलग अलग शक्ति दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत, अगर उसमें कोई बदलाव करते हैं तो भी यही जो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत चाहिए होगा। ठीक है। इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की अगर कोई बातचीत की जा रही है, केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच की बंटवारे की बात की जा रही है, 7वीं अनुसूची की बात की जा रही है, वही जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची की बात है, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा में अगर कोई बात की जा रही है, ठीक है ना, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है ना, कहीं से 31 लोग जाते हैं राज्यों से चुनकर, कहीं से 4 जाते हैं, कहीं से 2 जाते हैं, तो इस प्रकार से अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो भी वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति उसमें आवश्यक है, उनकी विधान परिषद, विधानसभाओं की सहमति, विधानमंडल सॉरी, ठीक है, विधानमंडल करेक्ट शब्द है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आता है। ठीक है, कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा बस है। ठीक है, वैसे मेन हमारी विधानसभा ही होती है, लेकिन विधान परिषद भी इम्पोर्टेंट है। संविधान का संशोधन करने की शक्ति एवं इसके लिए प्रक्रिया 368 स्वयं संसद में संशोधन करने की शक्ति है, अगर ऐसा कोई परिवर्तन हो रहा है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए इसमें बाध्य है, अगर संशोधन ये हो गया ना तो राष्ट्रपति इसकी अनुमति जरूर देंगे। ठीक है, अनुमति देने के लिए बाध्य है का। इसमें कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। जनमत संग्रह इसमें नहीं होता, जनमत संग्रह की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, और क्योंकि संविधान संशोधन में इतना नियम कानून है ना, तो ये लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, कहीं आप साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो संशोधन माना नहीं जाएगा, तो वो लचीला हो गया, और जहां पर राज्यों को भी लाना है और बाकायदा विशेष बहुमत से पास कराना है तो वो कठोर हो गया, तो दोनों सम्मिश्रण इसमें मिलता है। ठीक है, तो आगे एक चीज ये देख लेते हैं, मूल अधिकारों में क्या संशोधन होता है, इस पर क्या चर्चा की हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। इसने बोला कि सज्जन सिंह और राजस्थान मामले में या शंकरी प्रसाद वाले मामले में, इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारों में संशोधन संसद जो है वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन वहीं जब दोबारा मामला आया 1967 में, 2-3 साल बाद, तो मूल अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा गोलकनाथ वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, लेकिन जब केशवानंद भारती का मामला आ जाता 1973 में, तो उसने कहा कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो 1973 में आपके केशवानंद भारती वाले मामले में आई थी। यहाँ लास्ट देख लेते हैं, फिर केशवानंद भारती का मामला जब आ जाता है 1973 में, तो सरकार जो है बौखला जाती है कि न्यायपालिका ने किस प्रकार से हमारे यहाँ हस्तक्षेप कर लिया, तो वो 42वां संविधान संशोधन लेकर आती है 1976 में। इसके द्वारा 368 में 4 व 5 खंड जोड़े जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो संशोधन करेगी संसद, वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी उसकी, और संविधान की संशोधन करने की शक्ति पर कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन वही वाली बात होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, संविधान जो संशोधन है और संघीय वो मूल ढांचे का भाग है, जुडिशियल रिव्यू जो है मूल ढांचे का भाग है, तो जुडिशियल रिव्यू को आप रोक ही नहीं सकते। ये तो इस आधार पर जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें जो 368 के तहत 4 व 5 जोड़े गए थे, उनको समाप्त कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से मूल ढांचे की जो सिद्धांत थी ना, वो प्रॉपर अब क्रियान्वित होने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब हमने संविधान संशोधन को समझा। थोड़ा सा आप बस आपको विशेष बहुमत याद रखना है, विशेष बहुमत में 3 कंडीशंस होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार संविधान संशोधन समझा। अब हम जब इसके सवाल करेंगे तो ये जो मैंने आपको समझाया है, ये पूरा क्लियर कट आपके सामने हो जाएगा। ठीक है ना, संविधान संशोधन छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमें इसकी कितनी जानकारी हमारे काम की है आयोग के हिसाब से। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होती है आपसे। नमस्कार।